नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की अहम बैठक आज शाम को बीजेपी मुख्यालय में होगी बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। आज शाम बीजेपी मुख्यालय में होगी बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगा महामंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर किया जाएगा मंथन। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी होगी चर्चा। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज बड़ी बैठक होनी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर होगा महामंथन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी होगी चर्चा। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। बीजेपी की आज अहम बैठक होनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज अहम बैठक होनी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगा महामंथन। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा आज इस बैठक में की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा आज दोपहर 2:10 पर रानी लक्ष्मीबाई पार्क में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की अहम जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा आज दोपहर 2:10 पर रानी लक्ष्मीबाई पार्क पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। नवनिर्मित पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बता दें, हॉकी संग्रहालय का लोकार्पण भी करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम लगे हुए। खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे, हॉकी संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये तमाम कार्यक्रमों की श्रृंखला हम आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के आज बहुत सारे कार्यक्रम यहां पर लगे हुए। खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। मेजर ध्यान सिंह ऑडिटोरियम का आज लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। झांसी के दौरे के दौरान ये तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज दोपहर 2:10 पर रानी लक्ष्मीबाई पार्क पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का करेंगे लोकार्पण, प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को भी करेंगे सम्मानित। नवनिर्मित पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अपने झांसी के दौरे के दौरान इन तमाम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हॉकी संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को भी करेंगे सम्मानित। और इसके बाद बात करेंगे अगली ब्रेकिंग न्यूज की। अनुच्छेद 370 मामले पर 12वें दिन की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में होगी सुनवाई। अनुच्छेद 370 मामले में 12वें दिन की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में होगी सुनवाई। केंद्र सरकार की ओर से मामले में बहस रहेगी जारी। केंद्र सरकार की ओर से मामले में बहस रहेगी जारी। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में होगी सुनवाई। केंद्र सरकार की ओर से मामले में बहस रहेगी जारी। सोमवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई ने की थी टिप्पणी। कहा था अनुच्छेद 35A के चलते लोगों के मूल अधिकार छीने। कहा था अनुच्छेद 35A के चलते लोगों के मूल अधिकार छीने। इसके तहत जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को मिले अधिकार। विशेषाधिकार के चलते बाकी लोगों के जेएनके में रोजगार पाने को लेकर भी बात कही थी। जमीन खरीदने व
बसने के अधिकार का हनन हुआ। जमीन खरीदने व बसने के अधिकार का हुआ हनन। और अब बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार अभियान के तहत कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने देश भर के पढ़े लिखे युवाओं को मेला लगाकर रोजगार देने का काम किया है। पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने भी मेरठ रोड स्थित HRIT के कैंपस में 29 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया। इस मेले में 200 से ज्यादा कंपनियां शिरकत करेंगी और लगभग 2500 बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। रोजगार मेले में मंत्री पीयूष गोयल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। युवाओं को भी ये सोचना पड़ेगा कि कंपनी के उनके जो कार्यकलाप है उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करें, जिसके लिए हम ये जॉब फेयर लगा पा रहे हैं। पीएम के नक्शे कदम पर चलते हुए उत्तर प्रदेश में HRIT के कैंपस में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में 200 से ज्यादा कंपनियां मौजूद रहेंगी। साथ ही बताया जा रहा है कि भारी संख्या में यहां पर बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। करीब 2500 से अधिक लोगों को रोजगार इस मेले के दौरान दिया जाएगा, जिसकी जानकारी अनिल अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी। इसके लिए उन्होंने अपने घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें तमाम जानकारी आज प्रेस के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया गया। तो HRIT कैंपस में 29 अगस्त को लगेगा ये मेला, जिसमें 2500 से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। उसका खाका तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मेले में 200 से ज्यादा कंपनियां मौजूद रहेंगी, जो योग्य छात्रों को, योग्य बच्चों को अपनी कंपनी में लेने का काम करेंगे। और उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। कृषि मंडी के पास खेलों में अवैध शराब की दुकान लगी है, जिसके आने जाने वाली महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को इस मामले की शिकायत की गई थी, मगर दुकान नहीं हटाई गई है। अवैध शराब की दुकान पर शराबियों का लगातार कब्जा बना रहता है, जिससे आने जाने वाली महिलाओं को डर का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में खेतों की कटाई चल रही है, लेकिन महिलाएं अकेले खेत जाना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं जा पाने को मजबूर है। वहीं ग्रामीणों ने शाहपुरा जिला कलेक्टर से निवेदन किया है कि जल्द ही अवैध दुकान को हटाया जाए। वहां पर कोई बड़ी घटना हो सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। कृषि मंडी के पास खेतों में अवैध शराब की दुकानें लगी रहती हैं, जिससे आने जाने वाली महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को इस मामले में शिकायत की गई थी, मगर दुकान अभी तक नहीं हटाई गई है। अवैध शराब की दुकान पर शराबियों का लगातार कब्जा बना रहता है, जिससे आने जाने वाली महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में खेतों की कटाई चल रही है, लेकिन महिलाएं अकेले खेत नहीं जा पा रही हैं। वहीं ग्रामीणों ने शाहपुरा जिला कलेक्टर से निवेदन किया है कि जल्द ही अवैध दुकान को हटाया जाए, वरना वहां पर यदि कोई घटना होती है तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यूपी के कन्नौज में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने कन्नौज दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर जिले के बाढ़ प्रभावित दौरा कर चांदपुर गांव की स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे। साथ ही चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बातचीत भी की और ग्रामीणों को संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। पटियाला सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 2 अलग अलग ठिकानों से पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां युवक के पास से 320 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। वहीं महिला के पास से 20 ग्राम सफेद पाउडर बरामद किया गया। नशीले पदार्थ मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। पुलिस ने दोनों को रिमांड में लेकर पूछताछ की शुरुआत भी की है।
2024 के इम्तिहान से पहले मॉक टेस्ट के रूप में घोसी उपचुनाव सामने आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जोड़ तोड़ और गठजोड़ की रणनीति शुरू हो चुकी है। पार्टियों के बीच गजब का भाईचारा देखने को मिल रहा है। घोसी उपचुनाव कहीं न कहीं 24 के चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन की रणनीति को भी दिखा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अपराधियों माफियाओं का कोई भविष्य नहीं है। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। 5 तारीख को भारी मतदान, कमल खिलेगा। दारा सिंह जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यहाँ की जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित होकर के पहुंचेंगे। 2024 के इम्तिहान से पहले मॉक टेस्ट के रूप में घोसी उपचुनाव है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जोड़ तोड़ गठजोड़ की रणनीति शुरू हो गई। पार्टियों के बीच गजब का भाईचारा देखा जा रहा है। घोसी उपचुनाव कहीं न कहीं 24 के चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन की रणनीति को भी दिखा रहा है। यानी 24 के पिक्चर से पहले एक ट्रेलर है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को बतौर उम्मीदवार उतारा है, जो पहले समाजवादी पार्टी से ही विधायक थे। वहीं सपा की ओर से सुधाकर सिंह मोर्चा संभालेंगे। वहीं दूसरी विपक्षी पार्टियों के फैसले से ये साफ हो गया कि घोसी उपचुनाव बीजेपी बनाम सपा ही रहने वाला है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का कोई भविष्य नहीं है। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। 5 तारीख को भारी मतदान, कमल खिलेगा। दारा सिंह जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यहाँ की जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित होकर के पहुंचेंगे। आदरणीय योगी जी और हमारे मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने का काम, उसकी शुरुआत करने का अवसर घोसी से हुआ। वो उनका पराजय का जो एडवांस में उनको आभास हुआ है, उसके खिसियाहट में ये बयान है। कल पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विपक्षी राजनीतिक दलों से समर्थन की भीख मांगते घूम रहे हैं। यह संदेश है कि सपा यहाँ चुनाव हार चुकी है। घोसी सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने जीती थी। सपा के टिकट पर दारा सिंह चौहान विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। दारा ने हाल ही में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा है। अब खाली हुई विधानसभा सीट पर बीजेपी ने दारा सिंह चौहान की उम्मीदवारी के तौर पर उतार दिया है, जहां बीजेपी 24 का संदेश एक बड़ी जीत के साथ देने की कोशिश करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी का लक्ष्य जीत के साथ बीजेपी को एक रियलिटी चेक करने की होगी। 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में रीति, नीति, कूटनीति का टेस्ट है। अब जिसका जितना बेहतर दाव, वो 24 का चाणक्य साबित होगा। देखिए, आप समाजवादी पार्टी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 400 सीट जीतते जीतते विपक्ष में बैठ गए। भगदड़ मची उनकी पार्टी में। विधायक रहते हुए दारा सिंह जी ने वो इस्तीफा दे करके, इसलिए कि उनकी भीड़ में, उनकी पार्टी में गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई हैं। यहाँ स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत, सबका साथ, सबका विकास। ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, हमारे भाई, हमारा विजय राजभर भी, ये न गरीबों की लड़ाई लड़े हैं, न गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं। और ये गरीबों से जीत नहीं सकते, क्योंकि दारा सिंह जी गरीब प्रत्याशी, गुंडा प्रत्याशी नहीं है। घोसी उपचुनाव 24 पर असर डालने वाला है। ये नए नवेले विपक्षी गठबंधन का भी टेस्ट माना जा रहा है। बीएसपी इस उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी के इस फैसले के बाद साफ हो गया कि इस चुनाव से बसपा दूर है। वहीं कांग्रेस ने भी सपा प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही है। वहीं अगर एनडीए और इंडिया की अगर बात की जाए तो 2024 को लेकर क्या वाकई में बसपा के फैसले का फायदा बीजेपी को मिलेगा, और क्या वाकई में नुकसान सपा और इंडिया गठबंधन को होगा? मायावती ने 24 का चुनाव अकेले दम पर लड़ने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में अगर बनते बिगड़ते समीकरणों की बात करें तो जिस दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधने का दम समाजवादी पार्टी भर रही है, बसपा उस वोट बैंक में सेंधमारी करेगी। वहीं सपा और बसपा के बीच जब वोट बट जाएंगे तो फायदा बीजेपी को होगा। ऐसे में 24 को लेकर बसपा का ये ऐलान बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होगा। इसे यूं भी कह सकते हैं कि 2 की लड़ाई में फायदा तीसरे का। तो यानी 24 का मॉक टेस्ट कहे जाने वाले इस उपचुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन की दिशा तय होगी। ऐसे में इस गठबंधन का उद्धार होगा या बंटाधार होगा, ये तो घोसी उपचुनाव के नतीजे काफी हद तक बता देंगे।
क्योंकि हाल फिलहाल में बनते समीकरणों को अगर ध्यान में रखें तो ये फेविकॉल का जोड़ थोड़ा कमजोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। झारखंड में डुमरी उपचुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। आजसू के यशोदा देवी और जेएमएम की बेबी देवी को मैदान में उतारा गया है। एनडीए यशोदा देवी के लिए जमकर प्रचार कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डुमरी उपचुनाव का घमासान अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। सीएम हेमंत जीत के दावे का साथ ऐतिहासिक जीत का दम भी भर रहे, तो बीजेपी और आजसू चुनावी जंग में हेमंत सरकार को जीत करने की हुंकार भर रही। झारखंड के डुमरी उपचुनाव को लेकर सियासी आरोपों का जोर जारी है। 24 से पहले इस चुनाव को लेकर बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर हेमंत और बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस उपचुनाव के बाद विधानसभा के उपचुनाव हैं, तो हर किसी की नजर इस चुनाव पर टिकी हुई है। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दूसरी तरफ प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं। डुमरी उपचुनाव में दोनों की अग्नि परीक्षा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गुट बनने पे हेमंत सोरेन का पहला चुनाव है। लगातार रैलियां पर रैलियां दोनों पार्टी द्वारा की जा रही हैं। डुमरी प्रखंड में और नवाडी में जाल सब चीज के बिछाई दिलत हो, रोड के, स्कूल के, लाइन के, पल पुलिया के सब चीज के दे दिलत हो सुविधा। बच्चा के लिए बहुत सुविधा दे दिलत हो। इतना काम कर लथिन जो कोई नहीं कर लथिन, इतना तक नहीं कर लथिन काम। और जो भी काम अभी अधूरा काम है सब काम पूरा करवाए। और 5 तारीख के तो हमर वोट लगा, 5 तारीख के हमर वोट लगा, कहीं पहले जाके मतदान करिया, तकर बाद जलपन करिया। हेमंत सोरेन का कहना है कि इस बार डुमरी चुनाव में कम से कम 1 लाख वोटों का अंतर जीत में होगा, जो बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण देखा जा रहा। हेमंत सोरेन ने संबोधन में कहा कि बीजेपी ने गरीबों को गैस तो दिया, लेकिन आज भी सिलेंडर गरीबों के घर में टोकरियां और कूड़ा रखने के काम आ रही हैं, क्योंकि गैस इतनी महंगी है कि गरीब लोग ले नहीं सकते। यही वजह है कि 2024 में केंद्र सरकार का सफाया करने का इंडिया गुट करेगा। बीजेपी 2019 में सरकार गिराते गिराते थक गई। आज हमारी सरकार 2023 तक खड़ी है। सोरेन जैसा आदमी स्कूल का पढ़ाई छोड़कर इस राज्य को बचाने, राज्य को बनाने के लिए बचपन, जवानी और बुढ़ापा दे दिया। आज एक उम्र के पड़ाव में है, नहीं तो आज वो भी इस मंच पर होते। अगर वो इस मंच पर होते तो हम लोगों का कोई जरूरत नहीं। वो अकेले ही इतने बड़े खूंटा है, अपने ही राज्य का इतना बड़ा वृक्ष है जो इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को छांव देने का काम करता है। हमको बताइए, कभी आप अपने अपने गांव में, पंचायतों में कभी सरकारी पदाधिकारियों को घूमते देखा था? कभी नहीं देखा। लेकिन सरकार आपके द्वार से, आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके घर के बाहर तंबू लगा करके आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आज इस राज्य का कई बूढ़ा बुजुर्ग वर्षों से अपना पेंशन के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाता था, दलालों का चक्कर लगाता था, लेकिन 2-4 लोगों को पेंशन मिलता था, बाकी बूढ़ा बुजुर्ग लोग ये टुकुर टुकुर देखा करता था। और आज हमको बता दीजिए, कोई भी गांव में बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है। हमने कानून ऐसा बनाया जहां आज हम सभी बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देते हैं, सभी विधवा महिलाओं को पेंशन देते हैं, सभी एकल महिलाओं को देते हैं, सभी दिव्यांग को पेंशन देते हैं। ये देश में पहली बार है जहां हम सर्वजन पेंशन के माध्यम से सभी को पेंशन दे रहे हैं। क्यों इन लोगों ने 20 साल में हमारे बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं दिया? 12 शिक्षक जो 12 महीना में 11 महीना आंदोलन करता था, तो हम लोग का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा क्या? अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ते थे,
जगन्नाथ महतो जी ने कहा इनका समस्या को समाधान हम करेंगे। और आज यही देखिए, जो पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीना धरना प्रदर्शन करता था, हजारों की संख्या में इनकी जानें चली गई। आज वो पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीना स्कूल में रहता है। और शायद हम लोगों ने कोई अच्छा काम किया होगा। आज ये वजह है कि 2019 से ये सरकार गिराते गिराते आ रहे हैं। आज हम 2023 पार करने की स्थिति में हैं और 23 के 2024 भी पार करेंगे और 2024 के बाद दोबारा हम लोग फिर यहाँ पर सरकार करेंगे। डुमरी उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही हैं। जनता को रिझाने के लिए उम्मीदों की बारिश की जारी है। अब देखना ये होगा बरसात में किसकी फसल लहराती है और किसकी उजड़ती है। निश्चित तौर पर झारखंड में डुमरी उपचुनाव को लेकर के काफी सरगर्मी तेज हो चुका है और लगातार सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने स्तर से दावा कर रही है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का भी डुमरी चुनाव को लेकर के लगातार दौरा तेज है और क्षेत्र में भी वो जा रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जगन्नाथ महतो जी लगातार कृत संकल्पित थे झारखंड के डेवलपमेंट और विकास कार्यों को लेकर के। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी खड़ी है उनको जनता से वो अपील कर रहे हैं कि 1,70,000 वोट से जिताने की दावा भी कर रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री जी का यह दौरा चल रहा है। वहीं विपक्ष में जो लोग हैं वो भी लगातार प्रयासरत है और लोगों के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किसके ऊपर अपना भरोसा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।